हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी जो कि है 4th चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने सारे चैप्टर जो पिछले मैंने पढ़ाया उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे होंगे और न्यूमेरिकल भी खूब सारे प्रैक्टिस किए होंगे। तो देखिए, ये बहुत एक अच्छा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। तो वर्क मतलब क्या होता है? वर्क मतलब काम। ठीक है, तो वर्क की कुछ डेफिनेशन दी हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो वेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक, इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया और उसने यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो इसने यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, तो हम कहेंगे तो इसमें डेफिनेशन लिखा, व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, इस फोर्स ने इस बॉडी को मूव किया ना, तो फिर वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब काम हुआ इस पर। ठीक है, या फिर वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, काम तब होता है जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये एनर्जी डेफिनेशन है, इस पर बाद में आएंगे थोड़ा। और तो फिर हम देखिए, अगर कोई वॉल है, वॉल पे हम फोर्स लगाएं तो एनर्जी तो हमें बहुत वेस्ट होगी और हमें लगेगा भी हाँ बहुत काम कर रहा है, पर वो वॉल मूव नहीं हो रही ना, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। तो जब तक मोशन नहीं होता तब तक उसको कह सकते हैं कि वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक दो और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप क्यूबिकल्स में बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोडिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपको तो लगेगा कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, आपको बॉस का भी लगेगा कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, पर फिजिक्स के हिसाब से आपने जीरो काम किया, क्योंकि आपने कोई वर्क डन कोई नहीं किया या फिर कोई फोर्स नहीं लगाई है। ठीक है, तो जो रियल लाइफ में काम होता है और जो फिजिक्स में काम होता है, दोनों अलग अलग, दोनों के वर्क अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं एज अ जोक ले सकता हूँ, आपने वो TVF की वो वाला एपिसोड देखा हो, क्या नाम है, अ डे विद S.C. वर्मा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जीतू भैया जो है वो S.C. वर्मा का इंटरव्यू लेने जाते हैं और उनके नौकर का नाम होता है वेक्टर। तो वेक्टर बोलता है जीतू भैया से, देखिए ना, ये मालिक जो है वो मेरी पगार नहीं दे रहे 5 महीने से। वो कहते हैं तुम सुबह जहाँ से उठते हो वहीं रात में जाके सो जाते हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो तुम वर्क बिल्कुल नहीं करते, तो तुम्हें पगार किस चीज़ की दूँ? तो जीतू भैया उसको एक एडवाइस देते हैं, क्या किया करो, अपना थोड़ा बिस्तर डिस्प्लेस कर दिया करो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इससे तो वर्क डन हो जाएगा, तो फिर तुम्हें पगार मिल जाएगी। ठीक है, तो एज अ जोक था ये। ठीक है, तो अब इसकी मेन डेफिनेशन ये है। ठीक है, ये देखते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में हो रही है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अब ये वाली डेफिनेशन देख लेते हैं, एनर्जी क्या है। तो मतलब फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि अगर जब हम काम करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, जैसे कि कोई इंसान कुछ काम करता है पूरे दिन, तो खाना खाता है तो उसको उससे एनर्जी मिलती है, तभी तो वर्क करता है। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी हो इस चैप्टर में, तो आप वर्क डन ही निकाल लेंगे, तो वही एनर्जी बराबर है। जैसे कि मशीन काम करती है तो उसको फ्यूल उसमें डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो तभी तो काम करती है ना। ठीक है, तो जब एनर्जी देते हैं तभी कोई चीज़ काम करती है, या फिर हम किसी चीज़ पे अगर काम करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन। अब इसमें अगर F जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे एक सूट केस आपने हाथ में ले लिया और ऐसे खड़े हैं। ठीक है, तो आप खड़े खड़े थक जाएंगे, मान लीजिए बस का इंतजार कर रहे हैं, खड़े खड़े थक जाएंगे, तो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही, मतलब आप काम कर रहे हैं, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, इसका सूट केस का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं SI यूनिट ऑफ वर्क। या आपने एक नई फिजिकल क्वांटिटी सीखी ना वर्क, अब उसकी SI यूनिट सीखेंगे। SI यूनिट होती है, तो देखिए वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक है, पर इसको एक SI यूनिट मतलब न्यूटन मीटर को ही नाम दिया गया है जूल, JOULE। ठीक है, तो वर्क की SI यूनिट होती है जूल। अब एनर्जी भी तो वर्क के बराबर ही होता है, तो एनर्जी की भी SI यूनिट यही होगी, जूल। ठीक है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो अब हम देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर हम एक इसका जनरलाइज फॉर्मूला देंगे ग्रेविटी वाले केस में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है यहाँ रखा है। ठीक है, तो इसमें नीचे कितना फोर्स लग रहा है, mg
पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था। तो इसको उठाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg लगाना पड़ेगा, ठीक है, mg लगाना पड़ेगा। मतलब देखिए स्टार्टिंग में हमें mg से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर भी mg लगाएंगे नीचे भी mg लग रहा है तो ये हिलेगा कैसे। शुरुआत में हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। पर जब एक बार ये एक वेलोसिटी गेन कर लेगा तो तब तो mg ही फोर्स लगाएंगे, क्योंकि नीचे भी mg ऊपर भी mg, तो फोर्स कैंसिल हो गया, फोर्स कैंसिल हो गए, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। मतलब फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, v कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ है नहीं, मतलब कि उठाने में वर्क कितना होगा। तो मान लीजिए मतलब ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि रेस्ट से उठाएंगे तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, पर फिर एक बार जब कांस्टेंट वेलोसिटी में आ जाए तो आराम से ऐसे चल सकते हैं। mg फोर्स लगाएंगे उतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। mg से अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये एक्सेलरेट करेगा, mg से अगर कम लगाएंगे तो ये रिटार्डेट करेगा, नीचे ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो mg हमें लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए। तो मान लीजिए ये h हाइट तक इसको हम लाए हैं, ठीक है, h हाइट तक लाए हैं, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमने ऊपर कितने लगा रहे हैं, mg लगा रहे हैं ना, तो फोर्स कितना होगा mg, और हाइट कितना है, मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब मैंने डेफिनेशन दिखाई थी ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h ही तो हुआ, तो वर्क डन हो जाता है mgh, ठीक है। तो मतलब कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसे ऊपर उठाने में अगर h हाइट उठा रहे हैं किसी चीज़ को, उसका मास m है, तो उसका वर्क डन हो जाता है mgh, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया देखिए, तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। तो बस वर्क का क्या फॉर्मूला, मतलब कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, mgh। मास कितना है, देखिए 200, और g शायद 10 दिया है, इसमें चेक कर लूँ मैं एक बार क्वेश्चन का। हाँ, g की वैल्यू 10 दी है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g है 10, और हाइट कितनी है 6 मीटर, 6 कितना हो जाएगा, 2 6 12, और 1 2 3 3 0, ठीक, इतना जूल, J फॉर जूल, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है छोटा सा, तो है अ कार इज वेइंग 1000 kg ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज वर्क डन बाय द ब्रेक। ठीक है, एक कार चल रही थी, उसमें एकदम से ब्रेक लगा दिया गया, तो ब्रेक ने कितना काम किया वो हमें बताना है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकालते हैं, m इंटू ए कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए क्या क्या दिया, देखिए हमें u दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v दिया है 0 क्योंकि वो स्टॉप हो गया, और v दिया है 0, और टाइम दिया है, टाइम हमें नहीं दिया, तो a यहाँ से नहीं निकालेंगे, a के लिए हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये लगाएंगे। तो s हमें दिया है 50 मीटर, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, वी स्क्वायर कितना है 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर 900 इंटू 2a, कितना था 50, अब 2 इंटू 50 को तो 100 से कट जाएगा, a कितना हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आ गया ना, 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 900 के तो 0 कट जाएगा। एक्सीलरेशन माइनस में है, मतलब क्या है, तो वो तो पता ही है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है, ब्रेक लगा है पीछे तब एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन इतना आया तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होता है माइनस फोर्स होता है m कितना है 1000 इंटू -9 कितना हो जाएगा -900 न्यूटन, 900 न्यूटन। ठीक है, अब वर्क कितना हो जाएगा, वर्क होता है F इंटू एस, एफ कितना है -9000, एस कितना है 50 ये कहाँ गया 50, तो जो आंसर आएगा W का वो आएगा 45, और 1 2 3 4 3। अब माइनस में आया वर्क। ठीक है, तो अभी मैंने वर्क माइनस में अभी मैंने पढ़ाया तो है नहीं, अभी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है,
अब ये यही बात है कि मतलब इसमें देखिए कार इधर जा रही थी तो फोर्स इधर तब लगा ना, फोर्स और पर डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हुआ, क्योंकि कार जा तो आगे ही रही ना, कार पीछे तो नहीं जाने लगी, पर दोनों का डायरेक्शंस अपोजिट हो गए, तो इसीलिए माइनस साइन आया। ये मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, ठीक है। तो रियल लाइफ में तो यही होता है, स्ट्रेट मतलब कि स्ट्रेट में जिस डायरेक्शन फोर्स हो उसी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो इसका मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, और एक यहाँ पे टॉय है, ठीक है, जिसके कि पैर लगे हैं, मतलब कि व्हील्स जिसमें है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे खींच रहे हैं किसी एंगल पे, ऐसे स्ट्रिंग लगी है तो इसको ऐसे खींचते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं उधर तो फोर्स होगा, और इसका पर डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा हो रहा है ना, मतलब कि ये जा तो ऐसे ही रहा है ना, जा ऐसे थोड़ी रहा है, उड़ थोड़ी रहा हवा में, ठीक है, ये ऐसे ही जा रहा है, ऐसे आ रहा है, पर आप इसको रस्सी से ऐसे खींच रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसे खींच रहा हूँ पर ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आपको फील हो पा रहा है ना। देखिए ये आ स्ट्रेट रहा है पर मैं इसको खींच ऐसे रहा हूँ, तो ये एक यहाँ से यहाँ एंगल बन गया ना, ये फोर्स इधर है पर ये जा सीधा रहा, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फिर अब जब हमने वर्क डन की डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें लिखा था वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, फोर्स को इधर ले आओ या डिस्प्लेसमेंट को उधर ले जाओ, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी के पता है कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है कि मान लीजिए फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपको ये वाई एक्सिस पता है, ये एक्स एक्सिस पता है, यही दोनों एक्सिस पता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम क्या करते हैं, इन्हीं एक्सिस में तोड़ लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये इससे थीटा एंगल बना रही है और ये एफ है, तो इसको इधर तोड़ लो, मतलब इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट इधर आता है एफ कॉस थीटा, और इसका इधर कितना आएगा, इसको इधर भी तोड़ लो, ये चीज़ आती है एफ साइन थीटा, ठीक है। समझ आ गया ना। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। मतलब फोर्स के दो टुकड़े कर लिए हमने, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी उसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी स्केलर को नहीं तोड़ सकते। अब कैसे तोड़े, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पाइथागोरस मतलब ये पूरा एफ था, यहाँ से यहाँ तक ये एफ था ना, तो ये ट्राइंगल ले लीजिए ये वाला, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो इसको मान लीजिए ये जो एफ कॉस थीटा आया इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, और जो ये आया इसको वाई मान लीजिए। तो फिर हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कॉस थीटा इसमें क्या होगा बताइए, कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन एफ होगा, एक्स अपॉन एफ। तो एफ को उधर भेज दीजिए, तो एक्स क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें अगर इस ट्राइंगल में लगाओ, यहाँ 90 डिग्री इस ट्राइंगल में लगाओ, तो थीटा ये है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। अब इसमें जब लगाओगे तो साइन थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा होगा वाई अपॉन एफ, क्या होता है बेस अपॉन वो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके लिए एल्टीट्यूड ये इसके सामने वाला और हाइपोटेन्यूज ये, एफ को उधर भेजो तो वाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये मैंने कंपोनेंट तोड़ लिया, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। तो एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे दिया हो, ठीक है, और ये थीटा हो, ठीक है। तो जिस एक्सिस के साथ थीटा दिया हो ना, मान लीजिए एफ है, जिस एक्सिस के साथ थीटा दिया हो तो उसमें अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं, जैसे इसको इसमें गिराते हैं, कंपोनेंट इसमें तोड़ते हैं, तो उसके साथ कॉस थीटा आ जाता है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जैसे जिसके साथ जो उसके परपेंडिकुलर हो उस वाले में साइन थीटा आ जाता है, साइन थीटा। जैसे कि ये एफ है, ठीक है, थीटा इसके साथ दिया है, मान लीजिए थीटा इसके साथ दिया, तो एफ कॉस थीटा ये हो जाएगा, इधर एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ साइन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि आप फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। शायद आपने ये अभी कॉस थीटा साइन थीटा पढ़े नहीं होंगे, 10th में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है, ठीक है। ये कॉस थीटा साइन थीटा हमें सब
मतलब साइड और एंगल के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है। देखिए ये एंगल है थीटा बोलिए, या एंगल ए एंगल बी आपने पढ़े होंगे, एंगल ए बी बोल लीजिए, और ये देखिए ये साइड है, तो साइड्स और एंगल्स के बीच में हमें रिलेशन देता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ये ऊपर की तरफ एफ फोर्स लगा रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर, मतलब कि ये अगर आगे की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स पूरा एफ इधर लगा रहा है, तो उसका कुछ पार्ट आगे की तरफ लग रहा होगा, कुछ पार्ट की ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो उसका जो पार्ट इधर की तरफ लगता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, जो पार्ट ऊपर की तरफ लगता है उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। अभी आपको कंपोनेंट इतना काम नहीं आएगा, क्लास 11th में बहुत ही ज़्यादा यूज है, क्योंकि उसमें पूरा वेक्टर का एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से सिखाया जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं बता तो दिया ही है कि थीटा के साथ उसको ले लो तो उसको एफ कॉस थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर को इधर तोड़ लो, इधर जब मोड़ लोगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के साथ आ गया, ठीक है। तो अब वर्क डन हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या होगा, वर्क डन होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स अब एफ नहीं है, एफ कॉस थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी ही है, ठीक है। समझ गए आप सब, ऐसा था ये। तो जब किसी एंगल पे दोनों लग रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, तो ज़्यादातर तो यही फॉर्मूला यूज़ होता है। वो जो अब मान लीजिए उसको मैं इससे प्रूफ करके दिखाता हूँ। मेन आपको ये याद रखना, ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू गोस टू एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है, डब्ल्यू गोस टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए मान लीजिए फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो फिर देखिए थीटा 0 है ना, मतलब ये जो थीटा है इसको ऐसे पूरा ऐसे चिपका दो उसके साथ, इसको ऐसे इस फोर्स को ऐसे चिपका दो उसके साथ, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 0 एंगल है ना दोनों के बीच में, तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो W हो जाएगा एफ एस, ठीक है, एफ एस। अब देखिए अब अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ इधर की तरफ आ रही है पर आप उसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो आप फोर्स उधर की तरफ लगा रहे हैं ना, पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटी वाला, ठीक है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ रखी है, ठीक है, तो उस पर ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे लग रही है, पर आप उस चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी, तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करेगी, ठीक है। आप उसको ऊपर उठा रहे हैं और ग्रेविटी नीचे लग रही है, फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो इस केस में क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा 180, इस केस में थीटा 0 था, इसमें थीटा 180 हो जाएगा, मतलब कि एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो जब दो लाइन ऐसे होती हैं ऐसे, तो ये 180 डिग्री होता है ना पूरा 180 डिग्री, तो कॉस 180 होता है -1, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस एफ एस, ठीक है। आपने पिछले एग्जांपल देखा था, इसीलिए नेगेटिव आंसर आ रहा था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, मैं खुद भूल गया क्या हो रहा था, हाँ उसमें ब्रेक लग रहा था, ठीक है। तो फिर जो ब्रेक लगता है तो क्या होता है, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ होता है, तो फोर्स पीछे तरफ लग रही है पर उसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इसीलिए उसका नेगेटिव आंसर आया था, ठीक है। तो आपको इसमें मतलब इतना ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, ये सब आपको बस ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये 11th में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी हमने देखा कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी होता है, अब वर्क डन जो है वो 0 भी होता है, ठीक है। 0 किस केस में होता है ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिए जब क्या होता है कि फोर्स इधर लग रही है और मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, इनमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्क डन क्या हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री, अब कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो जैसे कि अगर थीटा वाले क्वेश्चन जैसे आएंगे नहीं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए 30 डिग्री एंगल है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं गई है। और मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो इसमें दी जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, कॉस 30 होती है 3/2, अगर थीटा 30 दिया गया, ठीक है, √3/2।
तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ऐसे तो दिया नहीं जाएगा। बस 3 ही केस आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होता है? जब 0 डिग्री एंगल हो, थीटा 0, ये पूछ सकता है। नेगेटिव कब होता है? जब 180 डिग्री एंगल हो, किसके किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। और जीरो कब होता है? जब 90 डिग्री एंगल हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कुली है, ठीक है, कुली है, तो वो चीज़ को अपने सिर पे लेके, मतलब सामान को अपने सिर पे लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, उसको ऐसे पकड़े है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो सामने की तरफ हो रहा है ना। तो देखिए ये वाला केस हो गया कि नहीं हो गया? फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है, 90 डिग्री एंगल है, तो उसका वर्क डन 0 होगा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन हर जगह आ जाता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताइए? बॉडी हमेशा इधर की तरफ जाती है, पर उसमें एक्सेलरेशन अंदर लगता है। मैं पिछले चैप्टर में बताया था, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अंदर तरफ जो लगती है, FC, ठीक है। तो अंदर की तरफ फोर्स लगती है। अब मैंने ये भी आपको बताया था ये फोर्स क्यों लगती है, ताकि ये बाहर की तरफ ना फिके, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इधर फोर्स लगती है। तो फोर्स अंदर तरफ लगती है, पर ये इसकी वेलोसिटी सामने होती है। वेलोसिटी सामने मतलब डिस्प्लेसमेंट भी सामने होता है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है, मैंने बताया था आपको। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का एक ही होता है, और वेलोसिटी और मोमेंटम का भी एक ही डायरेक्शन होता है, और फोर्स और एक्सीलरेशन का एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं बनाता? तो बस तो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा की पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है ऐसे, सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में वर्क डन 0 होता है। ऐसा क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 0 होता है, तो वर्क डन 0 आ जाता है, ठीक है। तो जितने भी प्लैनेट मूव करते हैं या फिर मून मूव करता है प्लैनेट के अराउंड, इनका वर्क डन 0 है, ठीक है, इस फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल, अब ये FC ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होती है इस केस में, प्लैनेट्स के मैंने बताया था, ठीक है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन सबका वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि जो कोई चीज़ कितना काम करता है तो उससे हमें पता चलता है उसके अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, जो बहुत सुस्त होगा कम काम करेगा, आलस में काम करेगा, तो मतलब वो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है। इस एनर्जी को हम रियल लाइफ वाली एनर्जी से आसानी से को रिलेट कर सकते हैं, पर वर्क को हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वर्क ये वाला डिस्प्लेसमेंट मांगता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो। जैसे मान लो आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 5 घंटा पढ़ाई की, आपको लगे हाँ बहुत काम किया, पर फिजिक्स के मामले में तो कोई आपने काम ही नहीं किया, क्योंकि आपका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कोई भी इंसान अगर ज़्यादा काम करता है या फिर कोई चीज़ कुछ काम करती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क करती है, तो उतनी ही उसकी अंदर एनर्जी होता है। तो इसीलिए हम जब भी एनर्जी निकालते हैं तो फिर जो उसका वर्क होता है, जितना वो काम करता है, वही उसकी एनर्जी होती है। तो देखिए एनर्जी की SI यूनिट क्या भी जूल होती है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितनी एनर्जी होती है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इंसान के अंदर कुछ एनर्जी है, ठीक है, खा पी के आया, एनर्जी लेके आया। अब मान लीजिए उसने कुछ काम किया, जैसे कि यहाँ पे एक लकड़ी का लॉग रखे थे बहुत सारे, उसको ऐसे कुल्हाड़ी से तोड़ रहा था, ठीक है, तो उसकी एनर्जी खर्च हो गई, ठीक है। तो जब कोई काम करता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो जितनी एनर्जी उसके अंदर थी वो रिलीज हो गई। तो एनर्जी हम कैसे बताएंगे? जितना उसने काम किया, ठीक है। वो वर्क डन हमने देखा है कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब बहुत तरह की एनर्जी होती है, तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो हमें तो इस चैप्टर में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, और तो बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा समझ आया होगा आज का सब कॉन्सेप्ट। वर्क अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।